हाँ, दीदी जुड़ी हुई है। चलो दीदी। ओम सभी को। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर सुशांत मित्तल जी का। आज का विषय जो ले रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैंसर की मूलभूत जानकारियां, यह क्यों, कब और कैसे होता है, और उसका हम पहले से ही उपचार कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे पास ना आई थी भयानक बीमारी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और आप सबको आज हिंदू नववर्ष की विक्रत संवत 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन नवरात्रि का पहला दिन है। नवरात्रि शुरू होती है और आज ही के दिन कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जी से कि डॉक्टर साहब का परिचय हम सबको कराएं। वैसे तो हम सब में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं हमारे। तो अनिल जोशी जी, ओम सभी। डॉक्टर साहब पहले भी हमारे बीच आ चुके हैं और बहुत ही विषय अच्छा उन्होंने लिया था। और उस समय कुछ लोगों को थी भी ये प्रॉब्लम, जैसे हमारे आरपी आहूजा जी थे, उनके बेटे को दिक्कत थी, वो दुबई से आए, में था उनका बेटा, और उनके मार्गदर्शन में उनको उन्होंने बुलाया भी था। पर्सनल भी उनको फोन किया था डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया था और बहुत ही सेटिस्फाई थे उन्होंने उस समय। और भी एक दो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और आज ही उनकी रिक्वेस्ट पे ये रखा गया भी है। तो बहुत अच्छे से डॉक्टर विस्तार से बताते हैं डॉक्टर साहब। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताने के लिए और हमारी रिक्वेस्ट पे आने के लिए, और मैं डॉक्टर साहब का तो आभार है ही। और आदरणीय शांता तनेजा दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उनके माध्यम से आप उनके परिवार के सदस्य हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आगे के परिचय के लिए अनिल जोशी जी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों से हम सब लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और कुछ लोग तो विशेष रूप से आज के कार्यक्रम में उसी के लिए जुड़े हैं। आप डॉक्टर सुशांत मित्तल हैं। इस समय एक्शन कैंसर हॉस्पिटल जो है, आप उसके डायरेक्टर हैं। आप एमबीबीएस एमडी मेडिसिन हैं, डीएम हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी। आपने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी काम किया है और एम्स में भी आपने काम किया है। आज जो समस्याएं लोगों को बहुत दिख रही हैं, उसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से कैंसर एक समस्या है, जिसके बहुत सारे कारण हैं। हमारे साथी कई जैसे प्लास्टिक की भी बात करते हैं, लाइफस्टाइल की भी बात करते हैं। तो सब लोगों के मन में जिज्ञासा है कि इतना भयानक रोग जिसके नाम से ही लोग घबरा जाते हैं कि मतलब ये तो मृत्यु जो है द्वार खटखटा रही है, जिसका होना ही, और उसकी जो प्रोसेस है वो भी इतनी खतरनाक है। तो ऐसे में सब लोगों की जिज्ञासा है कि इससे कैसे बचा जा सकता है और अगर हो तो क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आज पुनः एक बार हिंदू नववर्ष की भी, और मैंने कल किसी को फोन किया था तेलंगाना में, तो गुड़ादी और इस तरह के जितने भी अपने, क्योंकि हिंदू नववर्ष काल गणना के आधार पर है, कोई तिथियों के आधार पर नहीं है। तो जो हमारा जीवन चलता है वो काल गणना के आधार पर चलता है। तो इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर जो विक्रमी संवत ये जो मनाया जाता है वो हिंदू नववर्ष है। तो उसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बार पुनः डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी बात प्रारंभ नमस्कार जी, सबको सुप्रभात। और मैं आप सबके इस कार्यक्रम में फिर से जुड़ने के लिए और मेरे को जोड़ने के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे ये मौका मम्मा द्वारा, सरोज जी, जोशी जी द्वारा फिर से मिला, और इसका मेरे बहुत कृतज्ञ हूँ कि लोगों को इससे मेरे टॉक से और पर्सनल बातों से फायदा हुआ।
और जैसा कि जोशी सर ने कहा कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है और उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उसके अर्ली साइन एंड सिम्टम है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मैं अपना एक स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। अ, उम्मीद है सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही हैं। यस सर, जी यस। जी, दिख रहे हैं डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है। तो कैंसर, जब भी हम शब्द सुनते हैं, जब भी उसके बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है, ये होता क्या है? कैंसर होता क्या चीज है, क्यों होता है? तो क्या ये टर्मिनल डिजीज है, एंड ऑफ लाइफ है, डेथ सेंटेंस है, इससे कोई बच नहीं सकता? हर कोई अपनी कमियां ढूंढने लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने ऐसा किया, क्यों भगवान ने मुझे ऐसा परेशानी दी। या फिर अब मेरा आगे फैमिली का क्या होगा, बच्चों की शादी होनी है, उनको सेटल करना है, वाइफ का क्या होगा, इन सारी चीजें अगले, जैसी उनको पता लगता है कि ये बीमारी है, तो 10 मिनट में सारी चीजें उनकी आंखों के आगे आ जाती हैं। तो पहले कैंसर होता क्या, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमारे शरीर में हर रोज पुराने सेल्स की डेथ होती है और नए सेल्स की ग्रोथ होती है। जैसे कि आप लोग योगा, या आप लोग क्या, हम सब लोग योगा के माध्यम से अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं, उसकी पालन पोषण करते हैं। जैसे मैडम कह रही थी कि पाँव को एक सर्कल के फॉर्मेट में घुमाएं, क्योंकि हमारा सारा वजन पाँव पे रहता है। तो वैसा करने से पाँव के जो पुराने सेल्स हैं, जो डेड हो चुके हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बॉडी उनको निकाल देती है, और जो नए सेल्स होते हैं वो बनते हैं। तो मान लीजिए आज घुटने में 3,000 सेल्स मर गए हैं, तो बॉडी घुटने के लिए 3,000 नए सेल्स बनाएगी। उसी तरीके से जबान के लिए बनाएगी, उसी तरह ब्रेन के लिए, आंख के लिए, ब्रेस्ट के लिए, कोलोन के लिए, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सब ऑर्गन्स में जहां जहां सेल्स पुराने हो गए हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाती है। ये ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर है, कोई भी चीज अमर नहीं है। लेकिन किसी कारणवश से घुटने के सेल्स में 4,000 की जगह बॉडी को सेंस नहीं आता कि वो 4 सेल्स बना चुकी है। वो 5,000 बनाती है, 5 ये 10,000, 10,000 ये 15, 15 की 30, 30 के 60। तो वो जो एक्स्ट्रा सेल्स बनते जा रहे हैं बॉडी, विच आर ग्रोइंग इन ए डिसऑर्डरली फैशन, दे बिकम ए ट्यूमर। वो एक गांठ बना लेते हैं। वो ट्यूमर कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। जिस तरीके से अभी आप सबके थोड़ी देर में ऊपर टंकी से आवाज आने लग जाएगी, पानी भर गया है, मोटर बंद कर दे, पानी भर गया है, मोटर बंद कर दे। और अगर मोटर का वो सेंसर खराब हो जाए और वो डिटेक्ट ना कर पाए कि 2,000 लीटर की टंकी भर गई है, तो वो पानी टंकी के बाहर आने लग जाएगा। और वो जो एक्स्ट्रा पानी है, वो आपके काम का नहीं है, वो कीचड़ करेगा, घर में गिरेगा, सब जगह कचरा फैलाएगा। उसी तरीके से बॉडी का सेंसरी मैकेनिज्म जब खराब हो जाता है किसी भी कारणवश, जैसे कि अल्कोहल लेने से, टोबैको से, स्मोकिंग से, पोल्यूशन से, स्ट्रेस से, खाने के पेस्टिसाइड से, खाने में जो हॉर्मोन्स डलते हैं, पहले के जमाने की अमरूद और अब के जमाने के अमरूद के साइज में बहुत फर्क है, सेब में, इन सारी चीजों के कारणवश जब बॉडी का सेंसरी मैकेनिज्म खराब हो जाता है, तो बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाती कि कहाँ पे उसको रुकना चाहिए। वो एक्स्ट्रा सेल्स बनाते चली जाती है, बनाते चले जाती है, और वो एक कैंसर बन जाता है।
तो उसी तरीके से जैसे दिखाया कि एक नॉर्मल सेल है, फिर थोड़ा सा एबनॉर्मल सेल बनता है, फिर वो एबनॉर्मल सेल्स बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, और फोर्थ जो दिख रहा है मैलिग्नेंट या इन्वेजिव कैंसर, वो ऐसा है कि टंकी से पानी बाहर आ गया है, और उसी तरीके से बीमारी जो है ये शरीर के अनेक अनेक हिस्सों में चली जाती है। मान लीजिए गॉल ब्लैडर का है तो वहां से वो लिवर में चलेगी, हड्डियों में चलेगी, इंटेस्टाइन्स में चलेगी। तो इसी प्रकार से ये कैंसर फैलता है और बनने लगता है। जैसे कि बनाया, सारे कैंसर्स, सारी गांठें कैंसर नहीं होती, वो ट्यूमर्स होते हैं। वैसे बहुत से लोगों को चमड़ी पे गांठें होती हैं, बहुत कॉमन है, उसको हम लाइपोमा कहते हैं। किसी को ब्रेस्ट में, यंग लेडीज को फाइब्रोएडिनोमास हो जाते हैं, जो डिटेक्ट करने पे पता लगते हैं कि वो कैंसरस नहीं है, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से है। या यूट्रस में रसोली, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, वो भी एक किस्म के ट्यूमर है, लेकिन वो कैंसरस नहीं है, लेकिन वो पेट में दर्द करते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा करते हैं। तो इन चीजों को हम ट्यूमर कहते हैं, और उसको हमें डिटेक्ट करना होता है कि वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। कैंसरस मतलब मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस मतलब बिनाइन। आज के समय में सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है लेडीज के अंदर, और उसके बाद सर्विक्स का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल से मेरा मतलब गर्दन वाला सर्वाइकल नहीं, बच्चेदानी के मुंह, सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और मेन के अंदर लंग कैंसर और माउथ कैंसर, फॉलोड बाय इंटेस्टाइनल कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन। हिंदुस्तान में मुंह का कैंसर इसलिए इतना कॉमन है क्योंकि हम स्मोकलेस टोबैको, जैसे कि गुटखा, खैनी, पान, सुपारी, तांबुल, इसका यूसेज बहुत ज्यादा है। आप लोग जब भी बाहर किसी देश में गए होंगे तो वहां गुटखा का सेवन नहीं, वहां सिर्फ स्मोकिंग है, वहां स्मोकिंग टोबैको का यूज होता है, जिसकी वजह से लंग कैंसर बनता है। लेकिन हिंदुस्तान और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गुटखा, खैनी, पान, जिसको हम स्मोकलेस टोबैको कहते हैं, इसका यूसेज सबसे ज्यादा है, और इसकी वजह से माउथ कैंसर बहुत कॉमन है हमारे हिंदुस्तान में। आप सबने मूवी से पहले एड देखी होगी जिसके अंदर माउथ कैंसर तंबाकू तंबाकू की वजह से दिखाते हैं, और वही उसका कारण है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में कॉमन। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि हमने कभी स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको नहीं लिया, फिर भी हमें कैंसर हो गया। तो वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों में, जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, आजकल बहुत से बीपीओ इंडस्ट्रीज में या लेट नाइट वर्कर्स के अंदर ये देखा गया है कि वो लोग देर रात तक काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं रहती है, बैठे रहते हैं कुर्सी पे कंप्यूटर के आगे, तो वेट गेन हो गया। बच्चों में आप अगर देखें, बच्चे आजकल इतने ज्यादा ओवरवेट हो गए हैं। स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाता हूँ तो देखता हूँ कितने बच्चे ओवरवेट हो रखे हैं, क्योंकि वो टैब पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे ही खेलते रहते हैं, पार्क नहीं जाते हैं। फिर कैंसर कॉजिंग पैथोजन सच एज एचपीवी वायरस एक होता है, जिसकी वजह से कैंसर बनता है। एचआईवी की वजह से बनता है। हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर कैंसर बनता है। हेपेटाइटिस सी की वजह से लिवर कैंसर बनता है। तो हमें एचपीवी वैक्सीन, जैसे हम बहुत सी कैंसर की वैक्सीन होती है, उसका प्रिवेंशन जो हम करते हैं सर्विक्स कैंसर के लिए करते हैं, 90 से 95 वर्ष लोगों के 75 लोगों के अंदर हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम एचपीवी वैक्सीन लें। तो इसके चलते मैं आपको बोलूंगा कि एचपीवी वैक्सीन जो होती है वो 9 साल से लेके 26 साल की उम्र तक हम लेडीज को लगा सकते हैं। ये वेस्टर्न गाइडलाइंस है। हालांकि इंडियन गाइडलाइंस के अंदर हम 9 साल से लेके 40 इयर्स या 45 इयर्स तक हम ये वैक्सीन लगा सकते हैं। कहना ही होता है कि जैसे ही बच्चों के मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो टीनेजर जब बनते हैं, जैसे कि 13 साल 14 साल में, तो आप उनको ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको अपनी डॉटर या सिस्टर या जो भी है आपके घर में लेडीज, उनको एज ए गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट पे ये देना चाहिए। 3 वैक्सीन लगती हैं, उससे हम 95% चांसेस कम कर देते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया, एंड इट्स ए प्रिवेंटेबल कैंसर। फिर पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से कैंसर बनता है, प्रोसेस्ड फूड खाने से, अननेसेसरी की शुगर्स खाने से। हेल्दी खाना जिसको हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक होगा, हमने बहुत सी बार देखा, हम गुड़गांव जा रहे होते हैं,
तो ट्रैक्टर पे या बैलगाड़ी पे खाना होता है। अब वो पता नहीं वाकई में ऑर्गेनिक है या नहीं है, उसमें कितना पेस्टिसाइड डला हुआ है, कितना कीटनाशक डला हुआ है, कितना उसके ऊपर हॉर्मोन्स डले हुए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन आजकल खाने की वजह से बहुत ज्यादा ये होने लगे। अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, पहले ये ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में होता था, लेकिन अब इंडिया में भी होने लग गया है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए है कि आप धूप में जब भी जाएं छाता लें या सनस्क्रीन लगाएं या अपने आप को फुल स्लीव के कपड़े पहन के रखें। तो तंबाकू जो सबसे ज्यादा कॉमन है, उसकी वजह से माउथ का कैंसर, ईसोफेगस कैंसर, फूड पाइप, सारे शरीर का कहीं का भी कैंसर हो सकता है। अल्कोहल के सेवन से ब्रेस्ट में, ईसोफेगस में, ईसोफेगस मतलब फूड पाइप में, लिवर में, माउथ में, बहुत कॉमन इस वजह से भी कैंसर होता है। ओबिसिटी जो कि मैंने बोला बहुत कॉमन है। जो लेडीज या जेंट्स एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके अंदर एक कॉमन कैंसर देखा गया है। तो कैंसर में एक कॉमन कारण है एयर पोल्यूशन। जो लोग, जैसे हमने देखा कि दिल्ली के अंदर ठंड के समय कितना ज्यादा AQI कम हो जाता है, 500 तक, 3 फिगर तक चला जाता है। और यही हवा आप कहीं दिल्ली के बाहर चले जाएं, आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, लैंड करते हैं, तो आपको हवा में फ्रेशनेस ही अलग महसूस होती है, चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो। तो इट इज एन इनविजिबल किलर। जो एयर पोल्यूशन है वो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। होपफुली गवर्नमेंट कुछ इसके बारे में करेगी, हम लोग और भी जागरूक होंगे इसको कम करने। अब लोग, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि इसका कॉमन कारण क्या है। कॉमन कारण तो मैंने आपको बताया, लेकिन इसके अर्ली साइन एंड सिम्टम कैसे, कब हम डॉक्टर को कांटेक्ट करें कि हमें कैंसर के डर है, हम कैसे इसका अर्ली साइन एंड सिम्टम पता करें। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। मैं मुंह से शुरू करूंगा। मुंह में, जबान पे किसी को छाला है जो कि 20 दिन या 21 दिन या 1 महीने से ज्यादा हो गया, जो कि ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर को दिखाएं। स्पेशली अगर आप तंबाकू लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर कोई आपका पैना दांत है, शार्प टूथ है, जो कि आपको बार बार अल्सर करता है, वो भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। मुंह से ब्लीडिंग होना, बदबू आना, या फिर उसके अंदर आपकी आवाज बदल जाना, गर्दन में कोई गांठें आ जाना साइड में, या मुंह, पहले आप 3 उंगली डाल पा रहे थे मुंह में, अब एक भी उंगली नहीं जा रही, मुंह खुल नहीं रहा, ये आपको डॉक्टर साहब को ये सारे सिम्टम्स के लिए जाके देखना चाहिए। लंग के लिए, अगर किसी को खांसी है 3 हफ्ते से ज्यादा जो कि नहीं जा रही है, निगलने में दिक्कत हो रही है, आवाज में बदलाव हो गया है, खून आ रहा है खांसी के अंदर, तो ये होना चाहिए। किसी को भूख ना लग रही हो, वजन कम हो गया और बिना योगा या डाइटिंग या एक्सरसाइज के शाम को बुखार रहता हो, इतनी थकावट हो जाए कि उठने का मन ना करे, इतने पसीने आए कि कपड़े बदलने पड़ जाएं AC के बावजूद भी, तो उसके अंदर आपको ये जांचें करानी चाहिए। ब्रेस्ट के अंदर किसी को अगर कोई गांठ है जिसमें कोई दर्द नहीं है, प्लीज प्लीज जाके डॉक्टर साहब को दिखाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन ब्रेस्ट में पेनलेस लंप इन द ब्रेस्ट विच डज नॉट कॉज पेन। पेन जब होता है तो या तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर वो एडवांस स्टेज पे चला गया जब उसने ब्रेस्ट की स्किन को इन्वॉल्व कर लिया है, या वो हड्डियों में चला गया, या वो बगल में चला गया। तो मेरे पास बहुत सी लेडीज आती हैं जो शर्मा शर्मी में, स्टिग्मा की वजह से नहीं बताती अपने बच्चों को, हस्बैंड को या बेटे को या वाइफ को, किसी को भी, कि हमारे ब्रेस्ट में गांठ है, हम हमने सोचा कि दर्द नहीं है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। जितनी इग्नोरेंट वो है, खुद है, उतनी इग्नोरेंट उनकी फ्रेंड भी है। वो अपनी फ्रेंड से पूछेंगी, यार सुजाता मेरे ब्रेस्ट में गांठ है, तो कहेगी दर्द है, नहीं दर्द नहीं, अच्छा फिर रहने दे, फिर कुछ नहीं कर। तो ऐसा ना करें, अपने डॉक्टर साहब को जाके दिखाएं अगर आपको लंप है। इस अवेयरनेस की वजह से आजकल हम कुछ अर्ली पेशेंट्स भी देखने लग गए हैं जो इस अवेयरनेस की वजह से आते हैं हमारे पास कि हमारे लंप था, आपने बताया था, हमने सुना था, उसका जांच कराया तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे निकला, उस सिर्फ लंप को निकाल दिया, ना उनको कीमो की जरूरत पड़ी, ना उनको सर्जरी, ना उनको रेडिएशन की जरूरत पड़ी, सिर्फ टैबलेट से या सर्जरी, छोटी सी सर्जरी से ही वो ठीक हो गए। तो उससे उनको काफी सुधार हो जाता है। लेडीज में दूसरा कारण होता है ब्लीडिंग।
किसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के सिवा कोई ब्लीडिंग हो रही है, मान लीजिए आपके मेंसेस अभी ड्यू नहीं है लेकिन आपको ब्लीडिंग हो रही है, या एल्डरली लेडीज में जिनके मेंसेस बंद हो गए हैं उनको स्पॉटिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, उसको जाके प्लीज जांच कराएं। हो सकता है वो सर्विक्स की वजह से हो रहा हो, या यूट्रस में कोई गांठ है जिसकी वजह से हो रहा हो, या फिर आपके इंटेस्टाइन्स में कोई अल्सर हो। बहुत से लोग उसको पाइल समझ के निग्लेक्ट कर देते हैं। पाइल्स को प्लीज जांच कराएं। हो सकता है कि वो अंदर से कोई ब्लीड हो रहा हो, कोई कैंसर का वो बन रहा हो, छाला बन रहा हो, जो कि अर्ली स्टेज पे पकड़ में आ जाए। बहुत से लोग पाइल्स के लिए जो दीवारों पे लगी एड्स होती हैं, आप करोल बाग जाएं, आप रेलवे स्टेशन क्रॉस करें, बहुत सी एड्स होती हैं, वो अननेसेसरी की चीजों में लग के उसको डायग्नोसिस को डिले कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एडवांस स्टेज में आते हैं। इसी तरीके से यूरिन में किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो अपना जाके चेकअप कराएं। ये तो हो गए अर्ली कैंसर होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके अर्ली साइन। सवाल आता है कि इसको कम कैसे किया जाए। कम करने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आप इसको डायग्नोस कैसे करें। सारे हॉस्पिटल्स में आजकल 6,500 से 7,000 के बीच में एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होते हैं, जिसके अंदर ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी, एलएफटी, केएफटी, विटामिन डी, विटामिन बी 12, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, टीएमटी, सारे टेस्ट होते हैं। मैं खुद अपना सारे टेस्ट हर फरवरी में कराता हूँ। मैं और मेरी वाइफ हम टेस्ट कराते हैं, हमने इस साल भी कराए हैं। और उन टेस्ट से हमें सिंपल चीजें पता लग जाती है। किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो क्यों कम है, क्या उसकी जांच कराई जाए। पेट में कोई छाला है, इंटेस्टाइन में कोई छाला है, कोई पाइल्स की तकलीफ है, कोई यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही है, कोई ऐसी छोटी छोटी ड्रॉप्स में ब्लीडिंग हो रही है जो आप पिक नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हमने बहुत से कैंसर्स पकड़े। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गॉल में गॉल स्टोन्स हैं, या कोई छोटी सी गांठ बनी हुई है जो कि अभी कोई दिक्कत नहीं दे रही, तो हम उसको अर्ली स्टेज में गॉल ब्लैडर कैंसर को पकड़ लेते हैं। किसी को एक्सरे हम कराते हैं, एक्सरे के अंदर कोई गांठ पकड़ आई जो अभी कोई दिक्कत नहीं दे रही लेकिन अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाती है। या फिर मैमोग्राफी कराते हैं तो ब्रेस्ट में पकड़ में आ जाती है, या पैप स्मीयर कराते हैं तो सर्विक्स में पकड़ में आ जाती है। तो ये बहुत से सिंपल से टेस्ट हैं, इनको निग्लेक्ट ना करें। आजकल 6,500-7,000 रुपए तो लोग सलोन में खर्च कर देते हैं, किसी शादी ब्याह के मेकअप में इतने खर्च हो जाते हैं। तो साल में इतना खर्च करने में प्लीज घबराएं नहीं, समय निकालें अपने लिए। आप सब तो अपने लिए सुबह समय निकालते ही हैं इस टेस्ट के लिए भी। ये 4-5 घंटे के टेस्ट हैं, अपने टेस्ट कराएं। इनफैक्ट मैं हर बार अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता हूँ और उनके भी ये टेस्ट करवाता हूँ ताकि हम इसको पकड़ सके। मान लीजिए विटामिन डी की कमी है, आजकल कोई भी धूप में नहीं बैठता, तो हमें विटामिन डी को हमें रिप्लेस करना चाहिए। विटामिन बी 12 बहुत कम होता है, तो जो नॉनवेज लोग खाते हैं उनके अंदर भी ये भरपूर नहीं होता है, तो हमें इसका जानकारी लेके इसको रिप्लेस कराना चाहिए। हमें मान लीजिए पता लगता है कि किसी का गॉल स्टोन्स है, किसी गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन्स है, तो उसकी कोई सर्जरी कराएं, क्योंकि गॉल स्टोन भी अगर लंबे समय तक रहें 15-20 साल तक तो वो कैंसर बना सकते हैं। टर्मरिक जैसे कि हल्दी हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, हल्दी वाला दूध पीना या हल्दी का फोया लगाना किसी को चोट लग जाए, तो ये सारी चीज बहुत ही अच्छी होती है हेल्थ के लिए, एंटीऑक्सीडेंट होती हैं। तो जैसे कि हमारी मेरी मदर कहती हैं कि 1 fist full ऑफ नट्स, एक मुट्ठी नट्स का, जिसके अंदर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट हमें रोज खाने चाहिए। इनमें बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। हल्दी लेनी चाहिए, चाहे कच्ची हल्दी का चार डाल लें, चाहे उसको दूध में ले लें, हल्दी बहुत ही इफेक्टिव होती है। इन सारी चीजों से काफी हमें प्रिवेंशन मिल सकता है। अब जैसे कि जब आप जिसको टोबैको या अल्कोहल या स्मोकिंग की आदत है, तो ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कराई जाती है। कोई भी ईएनटी डॉक्टर या कैंसर स्पेशलिस्ट इसको करता है। हम इस प्रकार से करते हैं, पूरे माउथ का चेकअप करते हैं, गर्दन का चेकअप करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, महीने में एक दिन आप फिक्स कर लीजिए, हर 15 तारीख को हमें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। ये इजिली गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही वीडियोस अवेलेबल है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए। मैमोग्राफी 40
साल के बाद 2 साल में एक बार हमें मैमोग्राफी करनी चाहिए, देखने के लिए कि कोई गांठ तो नहीं है जो कि पकड़ में नहीं आ रही। लंग कैंसर स्क्रीनिंग, लो डोज सीटी स्कैन करा जाता है जिसके अंदर हम जल्दी गांठें पकड़ सकते हैं। कोलोरेक्टल यानी कि इंटेस्टाइन्स के लिए, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, अगर गैस्ट्रो को लगता है कि हम चेकअप कर सकते हैं तो हम चेकअप करते हैं। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीन जो कि पैप स्मीयर, बहुत ही कॉमन टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। ये भी 40 साल की उम्र के बाद हमें हर 2 साल में एक बार पैप स्मीयर भी कराना चाहिए ताकि हम कैंसर को पकड़ सकें। इसी कैंसर की वैक्सीन भी अवेलेबल है हमारे पास। तो अर्ली डिटेक्शन से हम बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं बीमारी को। प्रोस्टेट कैंसर में पीएसए टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, उसको हम पकड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सी हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। सर्जरी में हम काट के निकाल देते हैं बीमारी को। रेडियोथेरेपी में हम स्पेशल एक्सरेज देते हैं जिससे कि हम बीमारी को खत्म कर देते हैं। और कीमोथेरेपी के बारे में लोग बहुत घबराते हैं कि ये इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। ये अलग अलग कहानियां हैं कि कोबरे का जहर है, ये पेन बहुत करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी पेन नहीं करती। कीमोथेरेपी जैसे कि एंटीबायोटिक होती है, जैसे आप ग्लूकोज सलाइन एंटीबायोटिक इंजेक्शन से लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही कीमोथेरेपी भी लगाई जाती है। अलग से किसी कमरे में ले जाके नहीं लगाई जाती। और ये भी फैक्ट्रीज में बनती है, केमिकल स्टडीज के बाद बनती है। जैसे एंटीबायोटिक्स बनती है वैसे ये भी बनती है। और ये बहुत से प्लांट प्रोडक्ट से भी निकाली जाती है, जैसे कि यू ट्री होता है या सदाबहार होता है, उनसे भी, जो हमारे घर में सदाबहार उगता है उससे भी एक्सट्रैक्ट निकाल के कीमोथेरेपी के दवाइयाँ। कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स को मारता है। टारगेटेड थेरेपी होती है जो कि टारगेट की तरह काम करती है। आज मुझे लैपटॉप मान लीजिए बंद करना है तो मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तो है कि मैं एमसीबी डाउन कर दूं तो बिजली, पंखा, लैपटॉप सब बंद हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि मैं स्विच बोर्ड में से सिर्फ लैपटॉप का स्विच ऑफ कर दूं तो वो एक टारगेट होगा। तो टारगेट थेरेपी जो होती है वो कैंसर के सेल्स को ढूंढ के उसको निस्तानाबूद करती है। उसको जैसे स्नाइपर होता है, हम आर्मी में लोग होते हैं जो स्नाइपर की तरह मारते हैं, चुन के मारते हैं, चुन चुन के मारते हैं, उसी तरीके से टारगेट थेरेपी भी मारते हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटुक्सीमैब बहुत ही कॉमन दवाई है। इम्यूनोथेरेपी लेटेस्ट चीज है आजकल। इम्यूनोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ताकि बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को मारने में सक्षम हो जाए। इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट होते हैं और ये आसानी से टॉलरेट भी हो जाती है। फिर नई चीज जो आई है हमारे अंदर, जो हमारी फील्ड के अंदर आई है, वो आई है NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जिस तरीके से हम ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर करवाते हैं देखने के लिए उसमें कौन सा कीटाणु है, उसमें कौन सी एंटीबायोटिक काम करेगी, उसी तरीके से हम आज की डेट में कैंसर के सेल्स पे जेनेटिक टेस्ट करते हैं, डीएनए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो किस डीएनए खराब होने की वजह से बना है। जैसे कि अगर ये देखें, ये जीन है, ये इस पेशेंट में ये जीन खराब थी और उस पर ये दवाइयां काम करेंगी, तो हम इसमें से चूज करके कौन सी दवाई सबसे ज्यादा काम करेगी हम वो देते हैं। और देखिए जैसे इसमें लिखा है कि इसकी टॉक्सिसिटी निल है, ये बीमारी इस जीन पे ये दवाई देंगे तो पेशेंट को टॉक्सिसिटी भी नहीं होगी। तो इस एनजीएस को कराने से, जिसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कहते हैं, साइंस ने बहुत तरक्की करके इस चीज में बदलाव करा है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली थ्योरी को हटा के कैंसर इज यूनिक, जो कि इस साल का हमारा कैंसर का थीम भी है कि हर पेशेंट को कैंसर है लेकिन हर एक की इटियोलॉजी अलग है, उसका डीएनए अलग है। तो उसके डीएनए को फाइंड आउट करके हम मॉलिक्यूलर तकनीक से उसका ट्रीटमेंट कराएं। बहुत से लोगों को ये डर होता है कि अगर हम बायोप्सी कराएंगे तो बायोप्सी से कैंसर फैलने लग जाएगा, सो तो विषय को जगा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे सेंटर्स पे ढंग के लोगों से, ट्रेन लोगों से अगर आप बायोप्सी कराएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बायोप्सी को बैन कर दे।
कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पेनफुल होता है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। पेनफुल बीमारी की वजह से होता है। किसी की बीमारी ब्रेन में चली जाए तो उसको हेडेक होगा, हड्डियों में चली जाए तो उसको हड्डियों में दर्द होगा, पेट में फैल जाए तो पेट में दर्द होगा। कैंसर क्यूरेबल है। आप सबको, लोगों को यही पता लगता है कि जब किसी की डेथ हो जाती है कि उनको कैंसर था। जो ठीक हो जाते हैं वो कभी भी नहीं बताते कि हमें कैंसर था, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा होता है। लोगों को डर होता है कि हमारे पैसे मांगने वाले पैसे मांगने आ जाएंगे, घरों में शादियां नहीं होगी, हमें हमें बाइकआउट कर दिया जाएगा। इस वजह से लोग बताते हैं। तो इन सब चीजों से दूर रहें और सही जानकारी लेके सही इलाज कराएं, तो उसके बारे में आपको बहुत ही कुशल तरीके से आप उसका इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आपके मन में सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया जो लोगों के अंदर भय और दशरत रहती है, लेकिन वास्तव में यदि सही ढंग से अपना पहले से आदमी देखे तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एक एक करके बता सकते हैं। मेरे ख्याल से पांडे जी ने सबसे पहले, पांडे जी, आप, जगत पांडे, डॉक्टर जगत पांडे जी। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरह से कवर किया, बेसिक से लेकर के एंड तक। एक चीज आपने मेंशन किया था, इम्यूनोग्राफी या समथिंग लाइक दैट, हाउ टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम, वो बहुत जरूरी है। उसके बारे में थोड़ा और प्रकाश डालें कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और काफी लोगों को कुछ पता होगा, शायद मेरे जैसे है जो बहुत कम पता है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, इम्यूनोथेरेपी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सब जो योगा कर रहे हैं और जो मैं भी करता हूं वो बेस्ट है। हम जो प्राणायाम करते हैं, अलोम विलोम करते हैं, हम फ्रेश ऑक्सीजन शरीर के अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाके अपना एक एटम लूज करती है और वो एक रेडिकल बन जाता है, ऑक्सीजन रेडिकल। और वो जो अंदर की सारी गंदगी है उसको अट्रैक्ट करके हम जब एक्सहेल करते हैं तो उस बीमारी को बाहर निकाल देती है। उससे बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है कि आप फ्रेश ऑक्सीजन लेते हैं। हेल्दी खाना खाने से, हल्दी का सेवन करने से, नट्स खाने से, इन सारी चीजों से प्राकृतिक रूप से आप एंटीऑक्सीडेंट्स बनाते हैं और इम्यूनोथेरेपी को बेटर करते हैं। स्ट्रेस कम लेके इन सारी चीजों से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। जब किसी को बीमारी हो जाती तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी हील नहीं कर पाती। तो हम एक्सटर्नल जो दवाइयां देते हैं, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी हम जो देते हैं, उससे हम बॉडी की इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। वो इंजेक्शन फॉर्मेट में दी जाती है। तीन चार फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो इम्यूनोथेरेपी बनाती हैं, और उसको हम जब देते हैं तो बॉडी की जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हम अपने पुलिस थाने में अगर एसएचओ को मोटिवेट कर दें कि आप जाके प्लीज चोर को पकड़ें, तो वो मोटिवेट होके उस चोर को पकड़ लेंगे और चोरियां कम हो जाएंगी। उसी तरीके से हम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं इंजेक्शन के द्वारा, ताकि बॉडी खुद ही कैंसर सेल्स को ढूंढ के उसको मारने में सक्षम हो। तो उसको हम इंजेक्शन द्वारा देते हैं। वो लंग कैंसर में, किडनी कैंसर में, लिवर कैंसर में बहुत सक्षम साबित हुई है। लोगों की जिंदगी 5-5 6-6 साल बढ़ चुकी है। इनफैक्ट लोग पहले पूरा परिवार आता था उन दवाइयों को लगवाने के लिए, अब वो लोग स्कूटर या गाड़ी पे आते हैं, आधे घंटे का इंजेक्शन लगवाते हैं और चले जाते हैं। एकदम स्वस्थ नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। कोई हेयर लॉस वगैरह नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से वो जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ राजेश जी, आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजेश? सर, पांडे सर ने हाथ उठाया है। किन्होंने हाथ उठाया मनीष था सर? मनीष मनीषा पांडे, हाँ। हाँ जी। आप म्यूट है मनीषा जी, आप म्यूट है। हाँ,
ओम जी सभी को, हैप्पी नवरात्रि सभी को। मेरा क्वेश्चन ये था कि सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले मैमोग्राफी करवाई, तो मुझे गांठ बताई, डिटेक्ट हुई है। तो लेकिन वो शायद नॉन कैंसरस बता रहे थे डॉक्टर, तो क्या वो गांठ दिक्कत कर सकती है या फिर मुझे ऑन फ्यूचर फॉलो अप पे रहना पड़ेगा? या मुझे क्या आप बता सकते हैं कि मैं उसके लिए कम करने के लिए क्या करूं? मैमोग्राफी आपने किसी के डॉक्टर के कहने पे कराई थी या कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम था तब कराई थी? नहीं नहीं, मैंने खुद को जांच किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गांठ है, तो फिर मैं मैमोग्राफी के लिए गई थी। तो तो वो डॉक्टर, मैमोग्राफी की रिपोर्ट आपने डॉक्टर साहब से डिस्कस करी या वो सिर्फ रिपोर्ट जो लिखी आई वो आपने किसी से डिस्कस करी है? नहीं सर, अभी वो उसकी रिपोर्ट एक्चुअल आई नहीं है, लेकिन जैसे अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी किया तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरे को कि गांठ है, लेकिन वो फाइब्रोसिस्टिक गांठ के लिए बता रहे थे। लेकिन अभी चेकअप के लिए परसों नरसों जाना है, तो मैं आपसे अभी, इतना अच्छा प्रोग्राम मैम ने करवाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना क्वेश्चन रख लूं। बिल्कुल आपने ठीक किया। ये जो फाइब्रोसिस्टिक गांठ अगर उन्होंने बोला तो इसको कुछ नहीं करना होता, इसको जांच में ही रखना होता है। लेकिन जिन्होंने रेडियोलॉजिस्ट ने आपको क्लिनिकली एग्जामिन नहीं किया होगा मैम, उन्होंने सिर्फ अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी किया होगा। आपको अपने गायनी से या बेस्ट जो है ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए ताकि वो एग्जामिन करें आपको फिजिकली और चेक करें कि वो उसके अंदर कोई डाउट है कि नहीं है। अगर वो डाउट है तो उसकी बायोप्सी एफएनएसी करनी है। अगर डाउट नहीं है, जो कि रेडियोलॉजिकली कोरिलेट करता है, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी की फाइंडिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कोरिलेट करती हैं, तो कुछ नहीं करना, फिर आपको ऑब्जर्वेशन में रहना। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब, मैं हाँ डॉक्टर जी सर। केसी वर्मा भिवानी से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। एक बात आपसे पूछनी है कि जैसे 2017 में जापान के साइंटिस्ट ने ऑटोफेजी अल्टरनेटिव टू द मेडिसिन, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। हाउ फार ऑटोफेजी कैन हेल्प रिड्यूसिंग कैंसर और एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ द सेल? So autophagy is what is a normal mechanism in everybody's body. The death of the old cells happens because of the autophagy. आज मेरी जबान के कुछ सेल्स डेथ मर गए हैं, खराब हो गए हैं, काम के नहीं है, तो बॉडी उसको ऑटोफेजी से ही उसको निकाल देती है। इट इज ए नेचुरल फिनोमेनन। जो जापान सर, के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको एक्सप्लोर करके ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम इसकी कोई दवाई या प्रिसीजन में ऑन्कोलॉजी की तरह इसको यूज कर सकें ताकि वो कैंसर के सेल्स को भी जाके ढूंढ के मार सके। तो सर ऐसा इम्यूनो, है जो गार्बेज हमारे बॉडी में आ जाता है। वर्मा जी एक उत्तर सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, है ना, पूरा सुन जी लीजिए। तो जी इम्यूनोथेरेपी जो है बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना, एक उसमें का वही तरीका है कि हम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं ताकि वो खुद ही कैंसर सेल्स को मार सके। तो ऑटोफेजी का वन ऑफ द पार्ट इज इम्यूनोथेरेपी, एंड वी वांट दैट ऑटोफेजी should be activated in all the cancer patients so that those cancer cells can be killed. बताइए सर, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर, ऑटोफेजी द वे द जापानीज साइंटिस्ट हैव डिस्क्राइब इट, that is going on fasting for more days, above than 48 hours. Then autophagy start in the body, where our body cell, with not getting energy, they will get the energy from the dead cell, garbage of our body. So the garbage at cellular level is being cleaned through the autophagy process. बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन 48 घंटे तक फास्टिंग रखने से पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे योगा में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, शाम के 7 बजे के बाद ना कुछ खा के सुबह 9 बजे खाना चाहिए, दैट इज ऑटोफेजी। जो जापानीज में बताई ये बात, वो तो हमारे योगा और उपनिषद में ऑलरेडी है, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। रात को 11 बजे खाना खाएंगे, 2 बजे खाना खाएंगे, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसी होगी? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ही यही है कि बॉडी के सेल्स को आप एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ला रहे हैं कि बॉडी को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ना मिलके वो जो एक्स्ट्रा सेल्स है उससे एनर्जी ले। तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, या जैसे नवरात्रों में लोग फास्ट करते हैं, वो इसी पर्पस के लिए कि बॉडी को डिटॉक्स करा जा सके। जी जी, बहुत सही है। और दूसरा एक बात, मेडिकेटेड मशरूम जो है, रेशी मशरूम,
या स्टिकी मशरूम, इनके बारे में क्या ये कैंसर सेल पर असर डालती है? सर मेरे को इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं आई थिंक ये इनको खाने से एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। अगर इसका स्वाद और ये हाइजीनिक है और हेल्दी है तो खाने में कोई हर्ज नहीं है सर। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। मेरे बहुत से इस जानकारी के वीडियोस मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। आप सब में से जो भी इंस्टाग्राम पे हो, मैं अपना हैंडल आपको बता दूंगा, डॉक्टर सुशांत मित्तल के नाम से है। उस पे मेरी बहुत बहुत सी सरल भाषा में बहुत से कॉमन कंसेप्ट्स पे, माइक्रोवेव के बारे में, प्लास्टिक की यूज के बारे में, टेफलॉन जो हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उन सब के बारे में वीडियोस हैं। कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में वीडियोस हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम जी बोलिए। ओम शांता बोल रही हूँ जी मैं जी जी, दूसरे फोन से। प्रणाम। शांता जी भी हमारे बीच में हैं। शांता जी, आप भी, आपके कारण से ही डॉक्टर साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी आपसे, आपके माध्यम से, और डॉक्टर साहब ने दोबारा समय दिया। बहुत लोग सुनना भी चाह रहे थे। आज बड़ी बेसिक आधारभूत जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। आने वाले समय में फिर डॉक्टर साहब कोई समय देंगे तो किसी जैसे सर्वाइकल कैंसर है या लंग्स कैंसर है, किसी विशेष कैंसर के बारे में भी हम, या प्रोस्टेट कैंसर है या माउथ कैंसर है, अलग अलग विषयों पर बात कर सकते हैं। कभी आपका डॉक्टर साहब का समय होगा, डॉक्टर साहब ने जो लिंक बताए हैं वो लिंक हम साझा कर देंगे सभी लोगों के साथ। शांता जी, आप कुछ, अगर आप कुछ जी टिप्पणी। ओम ओम मैं सबसे मैं पहले कुछ पूछना मैं कुछ एक प्रश्न एक करना एक मिनट, चाहती एक हूँ। मिनट पूछिएगा। हाँ, उषा जी पूछेगा अभी बाद में। हाँ, शांता जी कहिए। हाँ, मैं सबसे पहले तो सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूंगी, नवरात्रि की। मैं शुरू से जुड़ी हूँ, एक्चुअली तनेजा साहब के फोन से जुड़ी हूँ मैं आज। दूसरे फोन में कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। त्रिनगर में शिविर चल रहा है, सुषमा आर्या जी वहां आई हुई हैं। आज मैंने डॉक्टर साहब के लिए गलत दिन चूज कर लिया। हमेशा शतक लगता है, आज अर्धशतक ही लगा। कारण दो थे। एक तो नवरात्रे फर्स्ट दिन है, लोग पूजा में व्यस्त हैं, जो सुबह सुबह करते हैं, उसके कारण ये है। दूसरा, सुषमा जी त्रिनगर जिले में आज इनवाइटेड हैं, नहीं तो पूरा त्रिनगर जिला भी इधर आता है। तो ये मेरे को फिक्स करते हुए 4-5 दिन पहले ध्यान नहीं रहा। अगले संडे आता तो अवश्य शतक लगता। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी बुलाएंगे, पूरा लाभ सभी लेंगे। शांता जी, ये जो तो रिकॉर्डिंग होती है ये बाद में बहुत लोग देखते हैं, सैकड़ों लोग हाँ, देखते हैं। मुझे मालूम है। मुझे ये आप बहुत पुनीत कार्य करते हो कि रिकॉर्डिंग आप फिर सब उसमें भेज देते हो और सब सुनते हैं जो सुबह नहीं देख पाते या आ पाते। तो आप सबको अभिनंदन, स्वागत। अनिल जी को, सरोज जी को और ये पूरी टीम को, जगत नारायण जी है, पंत जी है, सबके क्या नाम लूं, मेरे अपने सब क्लास है। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। त्रिनगर जिला भी बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने सैटरडे चुना, आपने संडे चुना। हर संडे हर हफ्ते डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर साहब का भी मैं स्वागत करती हूँ। ठीक है, फैमिली मेंबर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका हम धन्यवाद नहीं करेंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारे बच्चे हैं मेरे लिए, बहुत सेवा देते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जब भी कहीं ऐसे है, अपने हॉस्पिटल के अलावा दूसरे संस्थानों भी ऐसे सेवा दिया करें तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बस समय हो गया, बाकी और किसी ने कुछ पूछना है तो जी, पूछें। जी। धन्यवाद उषा सभी का। मलिक जी कुछ कह रही थी, उषा जी जी बताइए। हाँ। जी जी जी, सभी को सादर नमस्ते। मैं डॉक्टर सुशांत से एक बात पूछना चाह रही थी कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जो लंच बॉक्स होते हैं या जो ये पानी की बॉटल्स होती हैं, खासकर जो जब हम चाय गर्म डालते हैं उसके अंदर कई बार हम पैक करके ले जाते हैं। तो डॉक्टर अंशुमन को एक बार मैंने सुना था, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो भी, तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम चाय डाल देते हैं फ्लास्क में, चाहे वो स्टील का फ्लास्क है लेकिन ऊपर उसका कवर तो वो लिड तो प्लास्टिक का ही है, प्लस हम जो बच्चों को लंच बॉक्स देते हैं उसमें भी चाहे वो अंदर स्टील है पर उसका कवर तो फिर प्लास्टिक ही है। तो वो कह रहे थे कि उससे भी नुकसान होगा क्योंकि वो गर्म जो है उसके कांटेक्ट में तो आएगा ही ऊपर लिड के भी। तो फिर हम क्या करें, क्योंकि मार्केट में तो अगर हम गर्म खाना रखना है तो मार्केट में लिड तो उसका प्लास्टिक ही आ रहा है, चाहे वो चाय का हो चाहे लंच बॉक्स का हो।
फिर क्या क्या करें उसके केस में? मुझे मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल जाता था तो एक सिंपल सा स्टील का बॉक्स आता था, उसका स्टील का ढक्कन होता था और उसके साइड में दो वो होते थे। बिल्कुल। कुछ टाइम बाद वो ढीले हो जाते थे, तो जिस हम्म। दिन भिंडी लेके जाते थे पूरे बैग में भिंडी फैल जाती थी। तो फिर जी। वो इंडिकेशन होता था कि नया टिफिन अब आना चाहिए। हम्म। तो स्टील का बॉक्सेस लीजिए, सिंपल बॉक्सेस, और उन्हीं को यूज कीजिए। मैं खुद अपना लंच बोरोसिल के वो जो ग्लास है, या तो ग्लास यूज कीजिए या सिरामिक यूज कीजिए। चाय के लिए मैंने अपने घर में या अपने ऑफिस में, अपने हॉस्पिटल में सारे प्लास्टिक के कप्स हटा दिए हैं। इनफैक्ट जो पेपर कप्स भी कहते हैं वो भी अंदर से प्लास्टिक से लैमिनेटेड होते हैं। बिल्कुल। तो या तो कसौरों में चाय पीजिए या अपने स्टील के मग लेके जाइए ऑफिस में कि भाई मेरे को इसी में डाल के देनी है। और जहां तक टिफिन की बात है, बोरोसिल के या फिर ग्लास के या टपरवेयर के तो प्लास्टिक के होते हैं, लेकिन जो इसके होते हैं सिरामिक के यूज कीजिए या स्टील के यूज कीजिए। मैंने अपने बच्चों के भी स्टील के बॉक्सेस हैं, वो फैंसी नहीं होते कि उनको चाहिए मेरे फ्रेंड फैंसी बॉक्स ला रहा है, ये ला रहा है, तो वो बड़ी मुश्किल से मुझे भी उनको समझा के उनको करना पड़ता है। जिस दिन उनका जंक फूड डे होता है, सबके स्कूलों में होता है, उस दिन हम चाहे प्लास्टिक में देते हैं, उसमें आपने चिप्स डाल दिए या कुछ भी जो नॉन गर्म चीजें डाल दी आप वो डाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम्म। आपने गर्म चीजें डालनी है उस दिन वो स्टील के लंच बॉक्सेस में ही देना है, या फिर जो वो गोल डब्बे आते हैं गोल वाले उनमें डाल के दे दीजिए। सिंपल सी बात। बस वही जी। वही मैं कह रही थी, मार्केट में तो आजकल वही है, तो स्टील के मार्केट प्रॉपर तो में कम तो ही दिखते बहुत हैं। सारी चीजें हैं, बहुत सारी हम्म। चीजें। अब अपने को अपना ख्याल खुद ही सर रखना। सर, मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन है। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, मेरी सिस्टर के कान के पास बार बार एक गांठ हो जाती है, जिसका टेस्ट भी कराया था तो कैंसरस नहीं थी, लेकिन शायद वो क्या, कुछ लोग बोलते हैं कनफेड़ा है, क्या है, वो बार बार हो जाती है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। वो तो तो मैं देख के ही या एग्जामिन करके ही बता पाऊंगा। ऐसे तो कहना मेरे लिए मुश्किल है कि वो लिम्फ नोड है, कि वो लाइपोमा है, कि वो सिबेशियस सिस्ट है। वो एग्जामिनेशन पे ही पता लग पाएगा, ऐसे फोन पे तो मतलब ऑनलाइन बताना मुश्किल। ओके, थैंक यू। बहुत पर्सनल और इंडिविजुअल प्रश्न जो है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि बिना रिपोर्ट देखे कुछ नहीं कह सकते। एक जनरल जो ऐसे जो सब लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हो और जिसका जवाब दिया जा सकता हो, कृपया वही पूछें अगर किसी का कोई प्रश्न है। मैं एक बात फिर से रीइंफोर्स करना चाहूंगा कि प्लीज जाके सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाएं। बहुत कॉमन है, गायनेकोलॉजिस्ट भी लगाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट भी लगाते हैं। आसपास जो भी आपके बच्चे लेडीज हैं 9 साल से 40 साल के बीच में, उनको जाके वैक्सीन लगवाएं। आप लोगों को उससे उनको गिफ्ट में दे दें वो वैक्सीन। 3 वैक्सीन लगती है। हम जो कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं उसको हमें डेफिनेटली। जी, तो बहुत बहुत अब हम समापन की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब से अनुरोध है कि 2 महीने 3 महीने बाद फिर कोई समय डॉक्टर साहब हम लोगों को दें, जिससे इस विषय में, क्योंकि बहुत लोगों की जानने की रुचि रहती है। दीप जी, आप समापन धन्यवाद भी कर दें और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी एक 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 एक, एक मिनट दीप जी, मेरे ख्याल से एक बार हम अनम्यूट करके ताली बजा के डॉक्टर साहब का धन्यवाद तो अवश्य हमको करना चाहिए। तो एक बार मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के धन्यवाद हम लोग अवश्य करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी पन जी। वाह, वाह। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें। क्लास को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है। थोड़ा सा भगवत भजन ध्यान की ओर अग्रसर रहें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें। एक गहरा और लंबा सांस भरें। दीर्घ ओम का उच्चारण। ओ ओम एव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो
सधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, बहुत ही सुंदर जानकारी। और